वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के बारे में। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कौन से होते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कौन से होते हैं, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, इसको इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक की देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस क्या होते हैं? जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि डेमोक्रेसी जो होती है वो रूल फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल होती है। यानी कि डेमोक्रेसी को हिंदी में कहते हैं लोकतंत्र, यानी कि जनता का राज। जिस देश में डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे पीपल्स को पूरी तरह से राइट होता है कि वो अपने लीडर्स को चुन सकें, अपने द्वारा अपनी मर्ज़ी से बिना किसी के प्रेशर में आए लीडर्स को इलेक्ट करें। ये जो प्रोसेस किया जाता है पूरा ये होता है इलेक्शंस के थ्रू। ये जो पढ़ा जाएगा टॉपिक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, इसी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसके, जिसको हम आपको डिस्क्राइब करते हैं और समझाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है ऑल सिटीजन्स हैव वन वोट विथ इक्वल वैल्यू। यानी कि कंट्री में जितने भी लोग होंगे, कंट्री के जितने भी सिटीजन्स होंगे, सबको क्या है, एक इक्वल राइट दिया गया है वोटिंग करने का। वोटिंग के थ्रू वो अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं। ये प्रोसेस होता है। इसमें जो होता है हर सिटीजन्स के पास, यानी कि ऑल सिटीजन वन वोट विथ इक्वल वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि कंट्री का कोई भी सिटीज़न होगा, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, डजेंट मैटर, उसके पास क्या है, इक्वल राइट है। उसके पास एक वोट है जिसकी कीमत बराबर है। चाहे वो अमीर आदमी वोट करे चाहे वो गरीब आदमी वोट करे, दोनों का वोट बराबर काउंट होगा। ये नहीं कि अंबानी वोट कर रहे हैं तो उनका वोट 100 के बराबर काउंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत ही अच्छी हैसियत है, बहुत ही पैसा है उनके पास। ऐसा कुछ भी नहीं है। बराबर का वोट काउंट होगा, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। फिर यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है इलेक्शंस आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। इसका मतलब ये होता है कि जो इलेक्शंस कराए जाते हैं कंट्री में वो रेगुलर इंटरवल पे कराए जाते हैं। तो ये तो ज़रूरी है, ठीक है। इलेक्शन नहीं टल सकता। अभी भी सिचुएशन ऐसी है कि कितने केसेस हैं कोरोना के देश में, लेकिन इलेक्शंस का प्रोसेस नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो फॉलो कर रहे हैं रेगुलर इंटरवल। जान जाए किसी की, उससे मतलब नहीं है, फॉलो किया जा रहा है रेगुलर इंटरवल। इलेक्शंस आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल। एक टाइम पीरियड होता है, कोई भी गवर्नमेंट इलेक्ट होती है तो वो 5 साल रूल करती है। 5 साल जब उसके पूरे हो जाते हैं तो वहाँ पे दोबारा इलेक्शन करवाया जाता है। फिर जो वहाँ पे वोटिंग के थ्रू जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है, जो मेजॉरिटी पाती है वोटिंग की, वो गवर्नमेंट बनाती है अपनी। तो ये प्रोसेस होता है इलेक्शंस एट रेगुलर इंटरवल में। देखते होंगे कंट्री में जब भी इलेक्शन होता है तो जहाँ पे वोटिंग करने के लिए जो बूथ्स बने होते हैं, जो पोलिंग बूथ्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। तो लोग क्या होते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं कि कब उनकी बारी आएगी और वो वोटिंग करेंगे। वो जो खड़े होते हैं वो अपने हाथ में वोटर कार्ड, यानी कि अपना पहचान पत्र लेके जाते हैं, जिससे वो एक आइडेंटिटी होती है उनके पास, एक प्रूफ होता है कि ऐसा सिटीज़न वो कंट्री के लिए वोट करने आए हैं। हर सिटीज़न को राइट है वोटिंग करने का। देश में जब भी इलेक्शंस कराए जाते हैं तो इसको कंडक्ट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी बॉडी है जो कंट्री में जहाँ भी इलेक्शंस होते हैं उसको कंडक्ट कराता है और एक पीसफुल मैनर में इलेक्शन को आगे कंटिन्यू करता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो वोटिंग्स कराई जाती हैं वो ईवीएम के थ्रू कराई जाती हैं। ईवीएम क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिसमें सभी कैंडिडेट्स के नाम और उसके सिंबल्स वहाँ पे प्रिंट होते हैं। जो भी वोटिंग करने कैंडिडेट जाता है वो उसके आगे वहाँ पे बटन को प्रेस करता है। तो ये एक मशीन के थ्रू प्रोसेस किया गया है वोटिंग करने का, जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको ईवीएम के नाम से जानते हैं। अब जगह जगह पे आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जहाँ पे लगाई जाती है, जहाँ पे वोटिंग होती है, वहाँ पे अक्सर गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं। या तो मशीन हैक हो जाएगी, या तो फिर जो होगा उसको कैप्चर कर लिया जाता है, या फिर जो होगा मशीन को बदल दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। अक्सर न्यूज़ में आप लोग इस चीज़ को देखते रहते होंगे। जो सबसे पहले ईवीएम यूज़ करी गई थी वो केरल में यूज़ करी गई थी 1982 में इलेक्शंस के दौरान। जब भी देश में इलेक्शन होते हैं किसी भी स्टेट में हो तो वहाँ पे ईवीएम की गड़बड़ी या ईवीएम के बारे में न्यूज़ चैनल्स पे या वहाँ के सोशल वर्कर्स के थ्रू ज़रूर बातें सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कि कह देते हैं कि ईवीएम का नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ना हो करके एवरी वोट फॉर मोदी है। वोटिंग करने का एक दूसरा मेथड भी होता है जिसको बैलेट पेपर के नाम से जानते हैं, जो पहले बहुत ज़्यादा प्रेफर किया गया था और उसको अब ईवीएम ने रिप्लेस कर दिया है। बैलेट पेपर में कैंडिडेट्स का नाम और पार्टी सिंबल होता था।
तो जो भी वोटर्स जाते थे तो वो उसको अपने पसंद का जो भी उनका कैंडिडेट होता था वो उसके आगे मोहर लगाते थे। काउंटिंग का जब टाइम आता था तो ये बैलेट पेपर को, वोट्स को दौरान काउंट किया जाता था। तो जब काउंटिंग करते थे तो उसमें एक लॉन्ग टाइम लगता था प्रोसेस में। तो और जो ईवीएम में वोटिंग जो भी करी जाती है उसमें क्या होता है, डायरेक्टली वोट काउंट होकर के हमें पता चल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर कंडक्टेड। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का मतलब होता है कि जब भी कंट्री में इलेक्शन कराया जा रहा है तो कोई अनफेयर प्रैक्टिस नहीं यूज़ करनी चाहिए। जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है, ये नहीं कि उसके पास कुछ सपोर्ट ऐसा है कि कुछ जैसे गुंडे हैं उसके पास, या उसके पास कुछ ऐसा मैन पावर इतना है कि वो लोगों को डरा दे, लोगों से मतलब पैसे दे करके वोट अपने ख़रीद ले। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये अनफेयर प्रैक्टिस होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अनफेयर प्रैक्टिस को बिल्कुल भी इलेक्शंस के दौरान यूज़ नहीं करना चाहिए। जो भी आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो भी कैंडिडेट हो, वो ईमानदारी से लड़े ताकि उसकी क्या रेपुटेशन है सोसाइटी में वो सामने आ सके। जो भी अनफेयर प्रैक्टिस यूज़ की जाती है उसके दौरान इलेक्शंस में क्या होता है, आप देखेंगे दंगे होने लगते हैं। तो क्या तोड़ फोड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, आगजनी हो जाती है, सामान जला दिया जाता है, लोगों का घरों में के पास आग लगा दी गई, सरकारी गाड़ियों में आग लगा दी जाती है। तो जो पुलिस वाले होते हैं इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, इनको भी जवाब देना पड़ता है डिपार्टमेंट्स को और भी हाई अथॉरिटीज़ को कि इनको इलेक्शंस के दौरान जो इनकी फोर्सेस लगी हुई थी उसके होते हुए ये एक्सीडेंट्स कैसे हो गए। जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़े वो फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन लड़े ताकि पता चले उसकी क्या रेपुटेशन है, कितना वो वर्क कर सकता है, कितना वो समाज से जुड़ा हुआ है। इसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पीपल कैन चूज़ देयर लीडर्स। यानी कि जो पीपल्स होते हैं वो अपने लीडर्स को चूज़ कर सकते हैं, उनको पूरा राइट है कि वो उनको कौन सा लीडर समझ में आ रहा है। जितने भी नॉमिनेशंस होते हैं उनमें कौन सा लीडर उनके लिए मतलब सही काम करेगा, उनकी बात सुनेगा, आगे चल के उनके सपोर्ट में खड़ा होगा, तो वो उनको पूरी तरह से चुनने का अधिकार होता है। तो जब भी आप देखेंगे जो भी कैंडिडेट्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, अपने फेवरेट लीडर्स को सपोर्ट करते हैं। जो भी उनका लीडर होता है उसको वो इलेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उसको जिताने की कोशिश करते हैं। जितने वोटर्स होंगे उनका भी क्या होता है, एक मत होता है वोट करने का कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर एरिया से। तो आप देखेंगे कि जब भी कोई लोग होते हैं, जो भी वोटर्स होते हैं, जब वो वोट करके आते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने कैंडिडेट को जिताने की कोशिश कर रहे होते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसका हर तरह से मनोबल बढ़ाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वो कुछ बहुत से ऐसे वोटर्स भी होते हैं जो बहुत ही खुश होते हैं, जिनका फर्स्ट टाइम वोट होता है। वो बहुत ही अपनी मतलब अपनी खुशियों को बहुत ही ज़्यादा वो एक्साइटमेंट के साथ शेयर करते हैं अपने लोगों से, अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली मेम्बर से। अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, फेसबुक पे फ़ोटोज़ को अपलोड करते हैं, शेयर करते हैं। तो ये भी उनके लिए खुशी की बात होती है। पीपुल चूज़ व्हाट इज़ राइट फॉर देम, ये पॉइंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पीपल राइट फॉर देम, यानी कि पीपल्स को उस कैंडिडेट को चूज़ करना चाहिए जो कैंडिडेट उनके लिए बहुत ही परफेक्ट हो। यानी कि हर सिचुएशन में उनके साथ खड़ा हुआ हो, चाहे किस तरह की भी सिचुएशन हो, चाहे वो उनकी किसी तरह का सपोर्ट हो, उसके लिए हमेशा तैयार हो कैंडिडेट। उस कैंडिडेट को चूज़ करना पीपल का राइट है। तो जो अब देखते हैं इलेक्शन जब भी होता है, जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं वो उस टाइम पे चले आएंगे, हर वोटर के घर पर जाएंगे, कन्विंसिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर तक पकड़ लेंगे। लेकिन जब जिस दिन वोटिंग ख़त्म होती है, अगर वो कैंडिडेट जीत जाता है तो फिर वो 5 साल दिखता नहीं है उस एरिया में। क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, हमारे सोसाइटी में क्या किस तरह के लोग रह रहे हैं, उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं देखा जाता है। फिर क्या होता है, फिर जब नेक्स्ट उनके जो इलेक्शन आते हैं 5 साल बाद फिर वो चले आते हैं। तो यही प्रोसेस जो है चलता रहता है। लेकिन पीपल्स को क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए अपने राइट्स को लेकर के कि कौन सा कैंडिडेट ऐसा है जो उनके लिए हमेशा हर टाइम उनके लिए रेडी है और उनकी जो नीड्स हैं उसको फुलफ़िल कर रहा है। प्रेजेंट टाइम की बात कर लें तो देख लिए ऑक्सीजन का कितना क्राइसिस है, लेकिन कोई एमएलए, कोई एमपी, किसी तरह का कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन आकर के जो है फैसिलिटी को नहीं प्रोवाइड करा रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। लेकिन क्या होता है, जब भी यही चीज़ जब इलेक्शन का टाइम आता है तो ये भी लोगों की एक तरह से जो है समर्थन करने लगते हैं कि जो लोग सिचुएशन में पैनिक हो रहे हैं वो लास्ट में क्या होते हैं, उन्हीं लीडर्स का समर्थन करते हैं। तो इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए पूरी तरह से, तभी डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा।
किसी भी तरह की कोई जॉब करनी हो तो क्या होता है, कोई भी इंस्टीट्यूट में आप जब जॉब करने के लिए जब जाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो कहेगा आप वेल एजुकेटेड होने चाहिए, आप वेल क्वालिफाइड हों, आप इस जॉब के लिए सूटेबल हों। अगर नहीं होते तो वो आपको जॉब नहीं देता है। लेकिन जो कैंडिडेट्स जो इलेक्शन लड़ते हैं, हमें उनका भी बैकग्राउंड चेक करना चाहिए कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, वो इस कैपेबल हैं कि इलेक्शन में खड़े हो सकें, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स क्या है, ये सब चीज़ों की भी जानकारी होनी चाहिए। जब कोई भी पर्सन खुद सही नहीं होगा तो वो आगे चल कर समाज को क्या सही करेगा, तो इन सब चीज़ों को भी सोचना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ के जितने भी लीडर्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या होगा, या तो 5वीं फेल होंगे, 6ठी फेल होंगे, 8वीं फेल होंगे, बस इससे ज़्यादा उनकी पढ़ाई नहीं होती है, इससे ज़्यादा वो कैपेबल ही नहीं है। अगर उनको आप 8वीं क्लास की मैथ का क्वेश्चन दे दें तो वो भी नहीं कर पाएंगे, 6ठी क्लास का मैथ का क्वेश्चन दो तो वो भी नहीं कर पाएंगे। नेता बने टहल लें, क्या सफ़ेद कुर्ता पहन लिया, पैजामा पहन लिया, जूता पहन लिया, एक बढ़िया सा काला चश्मा लगा के नेता तैयार हो गया। लेकिन जब इन्हीं नेताओं की जब ज़रूरत होती है, वक्त पे जब ज़रूरत होती है, ये लोग जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इतने करप्ट होते हैं, ये अपना काम हर तरह से करा सकते हैं, इनको कुर्सी की भूख होती है और कुछ नहीं होता। जब इनको जब वक्त पे ज़रूरत होती है, अगर आप बुलाते रहिए अपने काम के लिए तो ये वहाँ पे नहीं आएंगे। प्रेजेंट टाइम की भी सिचुएशन को देख करके आप लोग इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लास्ट पॉइंट जो है वो है द पावर लाइज विद द पीपल। यहाँ लिखा हुआ है द पावर लाइज विद द पीपल, यानी कि जो पावर होती है, जो एक्चुअल पावर होती है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की, इलेक्शंस में जो भी रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ किया जाता है, वो रिप्रेजेंटेटिव हमारा ऐसा चुन करके आना चाहिए जो हमारे लिए कैपेबल हो, समाज के लिए कैपेबल हो, और वहाँ पे डेवलपमेंट का काम ज़रूर करे, किसी भी तरह से वो डेवलपमेंट को आगे बढ़ाए। तो ये पूरी पावर किसके पास होती है? पीपल्स के पास होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके पास वोटिंग का अधिकार है, वो उसको चुने जो उसके लिए राइट हो, जो उसके लिए अच्छा कैंडिडेट हो, उसको चुने। ये नहीं कि 100 रुपये में, 50 रुपये में अपने वोट को बेच दिया। उसकी एक गलती जो है आगे चल के पूरे समाज के लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए। जो भी आप वोटिंग के थ्रू जो भी लीडर्स को चुनते हैं तो उसकी कैपेबिलिटी देखिए, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, उसका लास्ट वर्क एक्सपीरियंस देखिए, तभी हम इन सब चीज़ों से अपने को बचा सकते हैं और आगे हम अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के बारे में कि नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस क्या होते हैं। तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन में जिन पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था उन्हीं के बेसिस पे हम डिफरेंस देखेंगे नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में, कि डेमोक्रेटिक में जो चीज़ें फॉलो हो रही थी वही नॉन डेमोक्रेटिक में फॉलो होंगी कि नहीं होंगी। तो अब यहाँ पे देखते हैं, पहला पॉइंट लिखा हुआ है ऑल सिटीजन्स आर नॉट गिवन राइट टू वोट। जैसे कि हमने डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में देखा था कि हर सिटीज़न को वोटिंग करने का राइट दिया गया था, कि हर सिटीज़न के पास ये राइट था कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके। लेकिन जब हम बात करेंगे नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के बारे में, यानी कि जहाँ पे डेमोक्रेसी फॉलो नहीं की जाती है, वो कहलाता है नॉन डेमोक्रेटिक। तो यहाँ पे जो इलेक्शंस प्रोसेस होते हैं वो किस तरह से करे जाते हैं, तो इसमें जो सिटीजन्स होते हैं उनको कोई भी राइट नहीं होता है कि वो वोटिंग कर सकते हैं। अगर राइट होता है तो भी बहुत ही माइनर केसेस में दिए जाते हैं राइट्स। ऑल सिटीजन्स आर नॉट, यानी कि जितने सिटीजन्स होंगे उनको नहीं होगा, कुछ सिटीजन्स को होगा। जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे उनको राइट होगा कि वो रिप्रेजेंटेटिव को, वो प्रेसिडेंट को वहाँ के चुने, लेकिन सारे मेंबर्स को राइट नहीं होगा। ऑल सिटीजन्स आर नॉट गिवन राइट टू वोट, ठीक है। और वोट करना जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है डेमोक्रेसी में, कि अगर आप वोट कर रहे हैं तो आपका ये हक़ है। लेकिन जब हम बात करेंगे नॉन डेमोक्रेटिक के बारे में तो वहाँ पे ये लोगों को ये हक़ नहीं दिया जाता है। उनके पास क्या होता है? राइट टू वोट का हक़ नहीं है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को नहीं चुन सकते, वो वहाँ के सिस्टम को बदल नहीं सकते, वो वहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स को नहीं चेंज कर सकते। जो मेंबर इलेक्ट हो गया उसको ही उनको फॉलो करते रहना है, उसी के अंडर गाइडेंस में उनको काम करना है। सेकेंड पॉइंट है इलेक्शंस आर नॉट हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। यहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं वो रेगुलर इंटरवल पे हेल्ड नहीं करते हैं, नॉट हेल्ड। नॉट हेल्ड का मतलब वहाँ पे सही टाइम पे इलेक्शंस नहीं होते हैं, कोई एक फ़िक्स टाइम इंटरवल नहीं है कि वहाँ पे इलेक्शंस बराबर होते रहेंगे। कहीं कहीं पे क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर होता है कंट्री का, जो कंट्री को लीड कर रहा होता है, वही अपना रूल कंटिन्यू रखता है। तो ये डिफरेंस है। जबकि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में क्या होता था, हर 5 साल का टाइम दिया जाता है कि हर 5 साल के बाद आपको इलेक्शन कराना है और उसके बिहाफ पे गवर्नमेंट वहाँ पे इलेक्ट होती है। जबकि यहाँ बात करें इलेक्शंस आर नॉट हेल्ड, जबकि ये जो दूसरी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो किया जाता है वहाँ पे इस चीज़ को नहीं होता है,
वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि अब एक रेगुलर इंटरवल के अंदर आपको इलेक्शन कराते रहना है। तो ये इसका बहुत ही ज़्यादा लॉस भी होता है, लोगों को इससे सफ़र भी करना पड़ता है वहाँ के, और उनके राइट्स के अकॉर्डिंग ये वहाँ पे काम नहीं भी होता है। इसके बाद है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर नॉट कंडक्टेड, यानी कि जो इलेक्शंस वहाँ पे कंट्री में कराए जाते हैं, जो होते भी हैं तो वो कैसे होते हैं, फ्री एंड फेयर मैनर में नहीं होते हैं। यानी कि जो अनफेयर प्रैक्टिसेस इलेक्शंस में यूज़ हो जाती हैं, उससे क्या होता है, अगर हार रहा हो कैंडिडेट तो वो जीत जाता है, या वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वायलेंस हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब वहाँ पे डिस्ट्रक्शंस कर दिए जाते हैं। डेमोक्रेटिक पार्ट में देखा था कि जो भी इलेक्शंस कराए जाते हैं फ्री एंड फेयर मैनर में होते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। जो नॉन डेमोक्रेटिक में होता है वहाँ पे अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज़ करी जाती हैं। जो लीडर एक बार कुर्सी पे बैठ गया तो फिर वो अपनी कुर्सी दूसरे के लिए नहीं छोड़ता, यानी कि दूसरों को मौका नहीं देता। अगर वो खुद कैपेबल नहीं है तो वो आगे आने वाले जो और लीडर्स हैं उनको भी मौका नहीं देता। तो ये सब चीज़ें होती हैं नॉन डेमोक्रेटिक में। ये जो डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक में, इसका एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट कंट्री के डेवलपमेंट में, कंट्री के जीडीपी में और कंट्री के हेल्थ स्टेटस पे भी देखने को मिलता है। एक एग्जांपल देखते हैं चाइना का। चाइना में इलेक्शन हर 5 साल के बाद होते हैं। चाइना में जो पार्लियामेंट है उसका नाम नेशनल पीपल कांग्रेस है, उसके पास एक पावर होती है अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने की, जिसके पूरे चाइना में 3000 मेंबर्स हैं। लेकिन जो और भी कैंडिडेट्स जो भी इलेक्शन लड़ते हैं उसको क्या सबसे पहले अप्रूवल लेना पड़ता है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का। तो इसी तरह से क्या होता है, कोई भी और उसके अगेंस्ट अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाता है। चाइना में जब भी गवर्नमेंट बनती है, जब भी पॉलिटिकल पार्टी बनती है जीत करके इलेक्शंस के बाद, तो वो सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी की ही गवर्नमेंट फॉर्म होती है वहाँ पे। तो ये जो था अनफेयर मीन्स भी कुछ यूज़ करते हैं, कुछ कंडक्शन इसमें ऐसे होते हैं जो अनफेयर मीन्स को, और ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है वो उस तरह से वहाँ पे नहीं हो पाते हैं। वो किसी दूसरे गवर्नमेंट को, किसी और अलग दूसरे मेंबर्स को मौका नहीं देते हैं गवर्नमेंट बनाने का। इसके बाद पॉइंट है पीपल कैन नॉट चूज देयर लीडर्स, यानी कि जो पीपल्स होते हैं, जो कंट्री के सिटीजन्स होते हैं, उनके पास ये राइट नहीं है कि वो अपने कंट्री के लिए एक अच्छे लीडर को चुन सकें। जो उनकी कंट्री में लीडर था वही एग्जिस्ट करता है और वही आगे कंट्री को कंटिन्यू करता रहता है, लीड करता रहता है। लेकिन जो अच्छे लीडर्स होते हैं कंट्री में उनको राइट नहीं मिल पाता, उनको मौका नहीं मिल पाता। अगर कंट्री के लोग अपने लिए एक अच्छा लीडर नहीं चुन सकते जो उनके लिए आगे चल के अच्छा नेतृत्व करे, उनके डेवलपमेंट, कंट्री के डेवलपमेंट में साथ दे, तो ये कंट्री की सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात होती है। किम जोंग, नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर, ये एक ऐसा लीडर है जो अपने आगे किसी दूसरे लीडर की चलने नहीं देता, ठीक है, अपने ही बातों को मनवाता है। कंट्री के जो लोग हैं वो उसी के पूरे डिसीजंस को फॉलो करते हैं, जो वो बात कहता है उसी को वो लोग मानते हैं। तो ऐसी जो लाइफ होती है लोगों की, पीपल जिसमें पीपल कैन नॉट चूज़ द लीडर्स, यानी कि वो अपने लिए एक अच्छा लीडर भी नहीं चुन सकते। तो जो लीडर उनका कहेगा वही उसको वो लोग बात मानेंगे। तो जो ऐसी ज़िंदगी होती है ये बिल्कुल नर्क की ज़िंदगी होती है, कि इससे अच्छा होता है बिल्कुल जहन्नम की ज़िंदगी ये लोग वहाँ की जी रहे हैं। एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जिसमें वो किसी भी तरह का कोई फ्रीडम नहीं है, कोई बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो लोग किसी तरह के कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो सीधा क्या होता है, उनको या तो हैंग कर दिया जाता है, फांसी दे दी जाएगी, या तो फिर क्या होता है सेंटेंस टू डेथ, या फिर उनका मर्डर कर दिया जाएगा, गोली मार दी जाएगी। इसी तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती है। जो भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। ये एक ऐसा सनकी लीडर है जिसने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तक को धमकी दे डाली थी, और ये अपने कंट्री में डेवलपमेंट ज़्यादा, वहाँ वेपन्स के डेवलपमेंट में विश्वास रखता है। तरह तरह के डेवलपमेंट्स ये टेस्टिंग करता है वेपन्स की, और वेपन्स के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व रहता है। इसके बाद देखते हैं लीडर्स मेक डिसीजन फॉर द पीपल, यानी कि जो कंट्री का लीडर होता है, जो कंट्री को लीड कर रहा होता है, वही पीपल्स के लिए डिसीज़न लेगा। पीपल्स अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिसीज़न को फॉलो नहीं कर सकता, किसी तरह का कोई राइट्स नहीं है उसको, और किसी तरह का कोई वो फ्रीडम एंजॉय नहीं कर सकता। लीडर्स जो होते हैं वो मेक डिसीजंस फॉर द पीपल, जो लीडर्स होंगे वो वही लोगों के लिए डिसीज़न लेंगे कि उनको क्या करना है, वो उन्हीं के अकॉर्डिंग पीपल्स वहाँ वर्क करेंगे, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको पनिशमेंट मिलती है।
तो ये सिस्टम होता है नॉन डेमोक्रेटिक का। जबकि डेमोक्रेटिक में ये सब चीज़ें फॉलो नहीं करी जाती हैं। हर पर्सन को राइट होता है अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने का, अपनी फीलिंग्स को बताने का। गवर्नमेंट जो होती है वो भी आंसरेबल होती है। यहाँ कोई किसी से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। यहाँ पे कोई पीपल अपने लीडर से क्वेश्चन नहीं करेगा। अगर उसने ऐसे करने की हिम्मत भी करी, तो अगर ये प्रोटेस्ट करने की हिम्मत करी कि जो लीडर काम कर रहा है उसके अगेंस्ट उसने प्रोटेस्ट करना चाहा, उसके वर्कों के बारे में बताना चाहा या वर्क को रोकने की कोशिश करी, तो जो पीपल होते हैं तो उनको सेंटेंस टू डेथ। तो ये वहाँ पे एक जो है लास्ट ऑप्शन होता है उनके आगे। फिर इसके बाद है पीपल डज नॉट एन्जॉय द फ्रीडम। जो पीपल होते हैं वो किसी भी तरह का कोई फ्रीडम एंजॉय नहीं कर सकते। उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदतर होती है, एक जहन्नम की ज़िंदगी वो लोग वहाँ पे जी रहे होते हैं। किसी तरह का कोई एंजॉय नहीं करते हैं। सुबह से उठे, वर्क करा, फिर वो वापस अपने घर पे आए, इसी तरह से उनकी ज़िंदगी वहाँ पे कटती रहती है। उनको किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं करने को मिलता है, कोई प्रोटेस्ट नहीं करने को मिलता, कोई व्यूज़ अपने एक्सप्रेस करने को नहीं मिलते, कोई शेयरिंग नहीं करने को मिलती। इवन यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट भी बैंड है कि जैसे यहाँ लोग सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं, तो वहाँ ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो ये था बेसिक डिफरेंस आपका डेमोक्रेटिक इलेक्शंस और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के बारे में। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।